मैं काबिल नफ़रत ना थी, लेकिन लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। और अब यकीन है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो अपनी बेटी कहना पसंद ना करते, इसलिए कि तकदीर ने वतन छीना, फिर एक बेगैरत मर्द ने, जिसे उर्फ़ आम में दलाल कहते हैं, मुझे मासूम लड़की से तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी सादी सी है, मगर ज़िंदगी और वक्त के दाव पेच इतने सीधे नहीं हैं। बस ज़रा सा पैर फिसलने की देर है। नादान औरत तो सीधी हकारतों की दलदल में जा गिरती है। हालात के हाथों ये तबाह हाल औरत फिर चाहे जितना पुकार पुकार कर कहे कि मुझे निकालो इस दलदल से, लोग उसे तवाइफ ही समझते हैं और उसे हाथ बढ़ाने से डरते हैं। कभी सोचा भी ना था कि गुनाह से नफरत करने के बावजूद इस बाजार की जीनत बनूंगी कि जहां असमत का कारोबार किया जाता है। मैं बांग्लादेश खलना के करीब एक गांव की रहने वाली थी। जब होश संभाला, वालिद का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थीं और मैं उनमें सबसे बड़ी थी। गुर्बत की वजह से जब रिश्तेदारों ने आंखें फेर लीं तो दूसरी शादी करने की बजाय माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को तरजीह दी। इन हालात में बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। माँ तो अनथक मेहनत से जल्द ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। मैंने मैट्रिक इसीलिए किया था कि कहीं नौकरी कर सकूं, अपनी माँ और छोटी बहनों का सहारा बन जाऊं। अब मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगी। कहीं लोग इज्जत के बदले नौकरी की पेशकश करते तो कहीं रिश्वत और सिफारिश तलब करते। अब पता चला कि मुलाजमत तलाश करना कितना मुश्किल काम है। ये वही लड़कियां जानती हैं जो इन हालात से गुजरती हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ एक घराना आबाद था जो मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर मुश्तमिल था। घराने के सरबराह का नाम साबिर था। इन दिनों जब मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और हमारे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, एक रोज़ साबिर हमारे घर आया। पड़ोसी होने के नाते माँ ने उसे अपना दुख सुनाया और इल्तजा की कि मेरी बच्ची को नौकरी दिलवा दो। साबिर ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मैं तुम्हारी लड़की को दुबई में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ और बीवी बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी फरीहा वहाँ मेरे घर पर रहेगी। मैं हर हफ्ता तुम्हारी उससे फ़ोन पर बात करवा दिया करूँगा। गुर्बत से मजबूर माँ उसकी बातों में आ गई और हामी भर ली। साबिर कुछ दिन के लिए बांग्लादेश चला गया। जब वापस आया तो माँ को खुशखबरी सुनाई कि अपनी फैमिली के साथ वो मेरा भी वीज़ा ले आया है। अब पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करना है। माँ ने अपने कानों से बालियां उतार कर उसे दे दी और तमाम मराहल मुकम्मल हो गए। बिलाखिर रवानगी का वक्त आ गया। मैं साबिर और उसकी फैमिली के साथ हवाई जहाज़ पर बैठ गई और हम दुबई आ गए। यहाँ चंद दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा और फिर वो मुझे ऐसी जगह ले आया जहाँ मुझसी और भी बहुत सी बदनसीब लड़कियाँ थीं। उनसे मिली तो पता चला कि साबिर ने झूठ बोला था। वो हमें लेकर पाकिस्तान आ गया और यहाँ एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया। ये बाजार हुस्न का दलाल था जो बज़ाहिर जाली निकाहनामे पर दस्तखत करके मुझे बीवी बनाकर लाया था, लेकिन उसका काम औरतों को खरीद कर बाजार हुस्न की जीनत बनाना था। मैं जिस इज्जत की हिफाजत में इतनी दूर आई थी, यहाँ उसका नीलाम होने लगा। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था। मैं मौत की दुआ करती थी, लेकिन मौत भी नहीं आती थी। मैं हर रोज़ जीती और हर रोज़ मरती थी। गड़गड़ा कर दुआ करती थी कि ऐ खुदा, किसी शरीफ इंसान को मेरे पास भेज दे जो मुझे अपनी बीवी बना ले और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दलदल से निकाल दे। बिलाखिर खुदा को मुझ पर तरस आ गया और एक रोज़ एक शख्स आया जो शक्ल से शरीफ और अतवार से बाइखलाक लगता था। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, तुम मजबूर हो या खुशी से इन कांटों भरी सेज पर बैठी हो? मैंने उसकी तरफ चौंक कर देखा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। साल भर से जैसे कि मैं बस इसी सवाल के इंतज़ार में बैठी थी। फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गईं, जैसे सावन भादु का महीना अपनी पूरी आबोताब से बरसता है। जब रो रो कर दिल का गुबार निकाल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्त ने, मैं सही लड़की के पास पहुंचा हूँ। क्या कहा था आपके दोस्त ने, और कौन है वो आपका दोस्त? मैंने रंधी हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया तो फ़हीम ने बताया, मैं इस बाज़ार का शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरा वतीरा है हाँ आकर ख़ुद को रुसवा करूँ। ताहम मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह सुकून तलाश करने आते हैं। एक रोज़ वो मेरे घर पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं हैरत से
उनकी बातें सुन रहा था। असलम ने कहा कि यार तबीयत बोझल है, उधर जाना चाहिए। दूसरा बोला, इस बार मुशाहिद से कहना फिर इसी लड़की से ना मिला दे जिसका नाम हमने रोती सूरत रखा है, हर वक्त रोती रहती है। अरे हाँ यार, वो फरीहा, वो तो नफ्सियाती मरीज है। खूबसूरत तो बेहद है, लेकिन अभी तक उसने माहौल को कबूल नहीं किया। कोई दिल बहलाने जाता है और ये रो रो कर गमों को दुगना कर देती है, दिल खराब हो जाता है। आफ्ताब ने भी तायद की। सरोज ने कहा, यार तरस आता है इस पर, कमबख्त एक दलाल से धोखे से यहाँ लाया है, नौकरी का झांसा दिया था। वो बेचारी शरीफ लड़की है, जब ही रोती है। मैंने जब दोस्तों से ऐसी बातें सुनी तो तुम्हारा अता पता दरियाफ्त किया और यहाँ तक आ गया। जब पहली नज़र तुम पर पड़ी तो तुम्हारी अच्छी सूरत से मुतासिर हुआ, मगर तुमसे बात करते ही मालूम हो गया कि तुम्हें तवाइफ ज़रूर बना दिया गया है, मगर तुम्हारे इस जिस्म के अंदर एक शरीफ औरत अभी तक जिंदा है। अच्छा बताओ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और कौन लाया था तुमको यहाँ? मैंने अपनी सारी कहानी फ़हीम को सुना दी। मेरी कहानी सुनकर उसके दिल में रहम जाग गया। उसने कहा, फरीहा, अगर वाकई तुम सच्ची हो और इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहती हो तो यहाँ से इसी वक्त निकल चलो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर मैं राज़ी हो गई और फिर रात के 12 बजे वो मुझे वहाँ से किसी तरह निकाल कर अपने फ्लैट में लाया। सुबह हमने निकाह किया और मियाँ बीवी जैसे मुकद्दस बंधन में बंध गए। चंद दिन बाद फ़हीम ने अपने घर वालों से राब्ता किया और उनको खुशखबरी दी कि उसने शादी कर ली है। वो इस फेल पर उनसे इसलिए माफ़ी का तलबगार था कि अपनों से इजाज़त ना ली थी और ना अपनी शादी में उनको शामिल किया था। बहरहाल अपने तो अपने होते हैं। उन्होंने फ़हीम को माफ़ कर दिया, बल्कि कहा कि अपनी दुल्हन को साथ लेकर घर आ जाओ, वो जैसी भी है हमें कबूल है, हमारी बहू बन गई है तो कबूल करना ही है। इस उम्मीद अफजा जवाब के मिलते ही फ़हीम खुश हो गया और मुझे लेकर अपने घर वालों के पास गया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि बहू बन गई है तो जैसी भी है हम कबूल कर लेंगे। फ़हीम के माँ बाप बहन भाइयों ने मुझे कबूल कर लिया और वही इज्जत दी जैसी कि एक बहू को मिलनी चाहिए थी। अब मैं फ़हीम के घर वालों के साथ उनके घर में रहने लगी। फ़हीम और मैं बहुत खुश थे कि हम अपनों में आ गए हैं और अकेले जीवन की सख्तियां सहने से बच गए हैं। शादी को 4 बरस बीत गए, लेकिन मैं औलाद की नेमत से अब तक महरूम थी। सास लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने बता दिया कि उनकी औलाद नहीं हो सकती। औलाद ना होने पर भी फ़हीम मुझे बहुत चाहते थे। मैं उनसे कहती थी कि मेरी तरफ ना देखो और दूसरी शादी कर लो। औलाद तो ऐसी नेमत है, आप क्यों मेरी वजह से इस नेमत को तरसें? तब वो कहते थे कि मैं तुम पर कभी सौतन ना लाऊंगा और कभी दूसरी शादी ना करूंगा। तुम्हारा क्या कसूर है? मैं क्यों तुम पर जुल्म तोड़ूं? पहले क्या तुमने कम दुख उठाया है? आपने एक बार कुर्बानी दी है, इस एहसान को मैं नहीं भूल सकती। अब दूसरी कुर्बानी ना दें। तो फ़हीम कहते थे, जब कुर्बानी दी है तो पूरी तरह दूंगा, वरना कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। वो मुझसे जितना प्यार करते थे, मैं भी दिलो जान से उन्हें चाहने लगी थी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, मैं भी अच्छे दिल की थी। अल्लाह ताला ने हमारी जोड़ी खूब मिलाई थी। बहुत खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में क़यामत की घड़ी आ गई। एक बार जबकि फ़हीम घर पर ना थे, उनके एक दोस्त असलम अपनी बीवी के साथ हमारे घर आए। मैं अनजाने में उसके सामने चली गई। असलम ने मुझे देखकर पहचान लिया। वो कई बार इस बाज़ार में आ चुका था। उसने अपनी बीवी को बता दिया कि फ़हीम की बीवी का ताल्लुक़ बाज़ार हुस्न से है। खुदा जाने फ़हीम की अकल को क्या हुआ था जो एक तवाइफ को बीवी बनाकर घर ला बिठाया है। उसे अपनी वालदा और बहनों का भी पास ना रहा कि ये औरत कैसे उनके दरमियान रहेगी। असलम की बीवी ने मेरी सास की भांजी मुअल्लिमा को सारा किस्सा बताया कि अली से उसकी दोस्ती थी। उज़मा भी पेट की हल्की निकली और यूं बात होते होते सारे ख़ानदान में फैल गई। मेरी सास और नंदों को जब ये किस्सा पता चला, उन्होंने हमसे पूछा। तब हकीकत उन्होंने बताकर कहा कि हालात ने फरीहा पर सितम किया है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। मैं उसे गुनाहगार नहीं समझता, नेकी समझकर उसके साथ निकाह किया है। कोई कुछ भी कहे, मुझे हरगिज़ उसकी परवाह नहीं है। हम अपने घर में खुश हैं, कोई हमसे नाता रखे या ना रखे।
میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنا لیا تھا پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں۔ جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو، اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی ہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کا رشتہ لے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے۔ اتفاقیہ مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں، تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل نفرت ہیں۔ صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدنے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گناہ گار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ہوتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ فہیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فریحہ سے کیوں شادی کی۔ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں۔ آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بڑی نیکی ہے۔ معاشرہ چاہے ہم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اسے بڑا اجر ملے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔